बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को जनाब टेक्स्ट की क्लास में फॉर्मली वेलकम करता हूँ और उम्मीद करते हैं, क्योंकि अक्सर आप में से पुराने स्टूडेंट मेरे ही बैठे हुए हैं, तो ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि मेरा नाम जाहिद कवी है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं पढ़ाता कुछ नहीं हूँ, सिर्फ हंसी मजाक में और खेल खेल में चीज़ें सिखाने का आदी हूँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने क्रैश बैच मेरे साथ ज्वाइन किया था लॉ का, और ये वही टाइम था जिसमें बहुत सारे लोग आपको ये समझा रहे थे कि क्रैश बैच बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये कॉलेजेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगा देते हैं, तो और FR1 तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा जो टारगेट है वो आप अचीव करके आज इस क्लास में बैठे हुए हैं, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि ये सब चीज़ें मैनेजेबल थी, ये सब काम हो सकता था अगर हम प्रॉपर लाइन एंड लेंथ से चल रहे होते तो। और यकीन जाने मैं अक्सर आपके क्रैश बैच की क्लास में ये बात कहा भी करता था, अब तो हम वो सारा इवेंट हो गया ना, इसे हम मैनेजमेंट की लाइन में कहते हैं एक्सपोस्ट हो गया, यानी इवेंट हो चुका, अब एक्सपोस्ट हो गया, अब रिजल्ट आएगा। तो अब देखिएगा जो रेगुलर बैच है परसेंटेज टर्म में क्रैश बैच का रिजल्ट उससे बेहतर होगा, हमेशा ऐसे ही होता है। तो असल में बात सिर्फ एक है, कहानी सिर्फ एक है कि आपने कब सही रास्ता चूज करना शुरू कर दिया, कब आपने जो सोचा और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। फिर डिफरेंट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एजुकेशन एक बिजनेस है, जाहिर है हम भी बिजनेस ही कर रहे हैं, जब राइस चला रहे हैं तो हम भी इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट ये है कि सालों से ये बिजनेस हो रहा है, लेकिन लोग एजुकेशन को बहरहाल एक खिदमत समझ कर ही करते थे। लेकिन कोई पिछले 4-5 सालों में पर्टिकुलरली हमारे प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी चेंज आई है। इदारों ने स्टूडेंट्स को कस्टमर समझना शुरू कर दिया है और स्टूडेंट ने टीचर्स को सर्विस प्रोवाइडर समझना शुरू कर दिया है। एक कमोडिटी बन गई है। वो जो एक हालांकि नहीं यार, हम पढ़ा तो रहे हैं, पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन यार ये सामने वाला मेरा उस्ताद है या ये मेरे स्टूडेंट हैं, उस वाली बात से शायद मामला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से आपको काउंटर आर्गूमेंट, फुला दिमाग, ये उर्लम पुर्लम इतने मिलते हैं कि बेचारा स्टूडेंट उसमें परेशान हो जाता है। मसलन इस परेशानी से आप पहली दफा उस वक्त गुजरे जब आपको पता चला जी ये तो करना ही नहीं चाहिए जी, ये तो होता ही नहीं है जी, ये तो पास ही नहीं करते जी, ये तो फुला तो दिमाग। आपने इस वाले नजरिए से लड़े और हिम्मत की, एडमिशन ले लिया। आज कहीं आप मिड जर्नी में एंटर हो चुके होंगे। कहाँ है वो वाला आई कैप जो पास नहीं करता, कहाँ है वो वाला आई कैप जो आपसे कोई जाती दुश्मनी लगा के बैठा हुआ है और आपको पास नहीं करेगा। आप तो उन पेपर में भी पास होने की पूरा उम्मीद के साथ बैठे हैं जो 6 महीने के कोर्स की बजाय आपने 40-45 दिन में उसको कर रखा है। इसका मतलब है आई कैप कहीं नहीं था, ये आप ही हैं और आप ही रहेंगे। वो अक्सर मैं क्लासेस में, क्योंकि अब आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मैं अक्सर क्लासेस में वो डायलॉग बोलता हूँ ना कि मैं सिर्फ एक शख्स है जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है और वो आप है, और दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से रोक सकता है और वो भी आप है। वो कुछ भी नहीं है। माइंडसेट हमने अपना चेंज करना है। हाँ, हम जब भी आगाज करते हैं एक मेंटोर होने के नाते, एक उस्ताद होने के नाते आपको हमेशा झंझोड़ते रहते हैं, हमेशा ख्याल दिलाते रहते हैं कि यार कुछ चीज़ें हमें सीखनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसका आज उसके कल से बेहतर हो। यानी लर्निंग का इससे बड़ा खूबसूरत अमल कोई हो नहीं सकता कि मुझे हर रोज अपना मुहासबा ऐसे करना है कि मेरा आज का दिन गुज़िश्ता कल से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर बेहतर नहीं हुआ तो अल्लाह के नबी की डेफिनेशन के मुताबिक फिर मैं मोमिन नहीं। आप सब मोमिन कहलाना चाहते हैं ना, तो
हमारा ये सेशन पिछले सेशन से बेहतर होना चाहिए। हमें उन सारी गलतियों से सीखना चाहिए और उसे डे फर्स्ट पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यार पिछली दफा मैंने ये एरर किए थे, इस दफा मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं करूंगा, तो मैं और ज्यादा आसानी के साथ इसमें से निकल जाऊंगा। 12-13 साल की आपकी ट्रेडिशनल तालीम थी, कुछ साल के करीब मोटा मोटा अब आपको सीए में आए हुए हो चुका है। तो हर दफा इन 13 साल में आप एग्जाम से 40 डेज बिफोर एक ही बात सोचते हैं कि यार ये जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है ना, प्रेशर बिल्ड हो गया, मैंने पढ़ा नहीं था, फलां हो गया, मैं अगली दफा ऐसा नहीं करूंगा बल्कि साथ साथ पढ़ना शुरू करूंगा। ऐसे ही ना, बस ऐलान ये करना है, ये वही अगली दफा है जिसके बारे में आपने सोचा हुआ था कि अब मैंने साथ साथ पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है ना, तो ये वही अगली दफा है। अल्लाह के नबी हमें इस हदीस में यही बता रहे हैं कि हमने हमेशा अपना मुहासबा करना है कि यार वो कौन से एरर्स हैं जो मैंने पिछली दफा किए थे। अब हर बंदा अपना मुहासबा खुद कर सकता है कि यार मैंने 50% टेस्ट दिए थे, 50% नहीं दिए थे, और बाद में मुझे पता चला कि यार जो टेस्ट हुए थे बी लॉ में उन्हीं में से ही सवाल आए हुए थे, अगर मैंने सारे दिए होते तो मेरी पोजीशन थोड़ी और बेहतर होनी थी। ये लर्न किया ना हमने एक लेसन, तो भाई इसको इम्प्लीमेंट करें। यही वो टाइम है जिस पर हमने इसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर इसी तरह ऑनलाइन वाले आखिर में 10 दिन 20 दिन पहले लेक्चर लगाते हैं ना पोस्ट कि जी 20 दिन रह गए हैं, 60 लेक्चर रहते हैं। भाई बाहर आ जाए उससे, अब पढ़ना शुरू करें। फिर ये बात हमारे से व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बच्चे पूछ रहे थे जी ऑनलाइन क्लासेस बेहतर हैं कि फिजिकल क्लासेस बेहतर हैं। भाई दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसानात हैं। फिजिकल क्लास का सबसे बड़ा फायदा तो यह कि पिछले 12 साल से जिस निज़ाम तालीम से आप जुड़े हुए हैं, जिस निज़ाम तालीम में आपने आँख खोली थी, वो यही फिजिकल था। आप क्लासेस में आते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, टीचर से चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि हम इसी से ही दुनिया ज़्यादा वो है, तो हम इसमें फिट बैठ रहे हैं। FAR 2 आप में से कुछ बच्चों ने आज पढ़ा? कितने बजे पढ़ा? 7 बजे सबने पढ़ा। सर्दियों के दिन है, एक वक्त आएगा इस सेशन में जब सूरज निकला करेगा 7:04 पे, और क्लास हो रही होगी हमारी 7 बजे, और हम सब आए हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 20 साल से ऐसे ही होता है। लेकिन आप तस्वुर भी कर सकते हैं कि किसी बच्चे ने सुबह 7 बजे उठ के आज ऑनलाइन वाले ने लेक्चर लिया होगा। दैट इज द डिफरेंस। फिजिकल की ये सुपीरियरिटी है, ये हमें डिसिप्लिन में लाता है। ये हम बारिश में भी पहुंचते हैं, हमें ये एहसास होता है कि टीचर पहुंच गया होगा, और ऑनलाइन वाला क्या सोच रहा होता है, चलो जी बस नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर कहता है यार नहीं ये काम, फिर लंच कर लूँ, फिर डिनर कर लूँ, फिर कहता है कल करूँगा, फिर आखिर में पोस्ट लगाता है कि जनाब 20 दिन है, 60 लेक्चर है, कब बताएं क्या करूँ। अच्छा, करना उसने अब भी कुछ नहीं, ये तो स्टेटस लगा है। लर्न करना है, सीखना है, गुज़िश्ता कल से अपने आज को बेहतर बनाना है। तो गुज़िश्ता कल में और आज में इन्हीं चीज़ों का फ़र्क था ना, इन्हें आज से हम पकड़ लेते हैं। सबसे पहला काम करने की कोशिश करते हैं कि यार हम अपने औकात को फिक्स कर लें। जैसे आप सुबह 7 बजे पहुंचे हैं, ऐसे ही अपनी टाइमिंग फिक्स कर लें पढ़ने की। अब मेरे पास टेक्स की क्लास में बैठे हैं, आपने बीला भी पढ़ा, अभी मैं सी लॉ की क्लास पढ़ा कर आया, मैं आपको कह रहा हूँ 1 आवर, जब 1 घंटा पूरा हो जाए पूरे सेशन में टिल लास्ट लेक्चर, जब आपको घर 1 घंटा पूरा हो जाए किताब बंद कर दें, खत्म हो गया। इस पेपर में फेल हो गए तो जाहिद कभी जिम्मेदार है आपकी, कोई वो नहीं है। मेरे से पूरे 6 महीने आपके, मेरी रिक्वायरमेंट 1 आवर मैक्सिमम है, इससे कम टाइम रिक्वायर्ड है। हाँ, एक दूसरी रिक्वेस्ट है ऑनलाइन वालों से भी, आपसे भी, इस 1 घंटे को फिक्स कर लें, टाइम फिक्स कर ले। बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि भाई अगर ऐसा फिक्स कर लेना, हम पूरी क्लास किसी एक टाइम पर एग्री कर जाएं, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, मैं ऐसे अभी एजम्पशन दे रहा हूँ, फर्ज कर लेते हैं आप सब कहते हैं कि सर हम रात को ना 8 से 9 बजे पढ़ा करेंगे। अगर तो हम सब एक टाइम बना लें
तो फिर मैं आपको ये कंट्रीब्यूशन दूंगा। उस 1 घंटा मैं भी आपका जो आप सवाल पूछेंगे इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई दे दूंगा। यानी उस 1 घंटा मैं भी अवेलेबल अपने आप को करूंगा। आप व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर, जिस तरह उस 1 घंटे में मेरे से राब्ता करें, मैं कॉल उठाऊंगा, फोन सुनूंगा, आपका व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा। अगर तो सारी क्लास कोई एक टाइम पे एग्री कर लेती है, फायदा क्या होगा? आपका घर का पढ़ना भी डिसिप्लिन हो जाएगा। जिस दिन आपका डिसिप्लिन हो गया तो फिर मैं अपनी पुरानी बात पर वापस आ जाऊंगा कि यार सीए से ज्यादा आसान कोई कोर्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन इससे आसान नहीं है। आप एजम्पशन लें जरा, अगर आप मैट्रिक में, एफएससी में, या जो आपके कोलीग्स इस वक्त बीसीएस कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनमें से कोई बच्चा 50% मार्क्स लेकर आए तो उसके ऊपर कौन सा टैग लगेगा? निकम्मा, निकट्टू, नालायक, लापरवाह, ये टैग लगेगा ना। क्या ख्याल है? और अगर आप 50% नंबर ले लें, माशाल्लाह कामयाब तरीन, छा गया, नहीं लगेगा। सोचिए इस बात को, इसके बेनिफिशियरी बने इस बात के। अल्लाह ने इस प्रोफेशन में ऐसी पॉलिसीज बनवा रखी हैं, ऐसा कुछ बनवा रखा है कि जनाब हम 50% पर दुनिया के बेहतरीन लोग हैं और दूसरी तरफ 50% पर वो दुनिया के नाकाम तरीन, निकट्टू तरीन लोग हैं। अच्छा, अब तो आप प्रोफेशन के मिड जर्नी में आ गए ना, तो बाकी दलीलें देने की जरूरत नहीं है। मार्क्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे किसी भी कोर्स में आते हैं, जैसे एफएससी में आते थे वैसे ही यहाँ आ रहे हैं। जैसा बिजनेस लॉ का पेपर आप करके आए, आपको पता है यार मार्क्स आपके पेपर के मुताबिक आने हैं। इस कोर्स की पॉलिसीज ऐसी हैं कि ये आपको ये कह रहा है कि यार 50% मार्क्स लें, कहानी खत्म। तो आसान हुआ कि इस आर्ट को सीखें। वो जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन हो जाए, डिसिप्लिन, अच्छा इसलिए नहीं कि डिसिप्लिन हो जाए कि आप जनाब फिर पढ़ेंगे। और मैं, जो बच्चा जिंदगी एंजॉय करना चाहता है, जो खेलना चाहता है, जो अपने शौक पूरे करना चाहता है, जो अपनी एक्स्ट्रा हॉबीज, अपने बाकी सारे काम करना चाहता है, वो सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाए। एक बच्चा ना कहता सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, अच्छा ये डिसिप्लिन ना भी हो, इसकी खैर है। पढ़ने के लिए नहीं कह रहा कि आप डिसिप्लिन हो जाएं, आपको जिंदगी में वापस लाने के लिए कह रहा हूँ। आपको सोशल मीडिया का टाइम मिलेगा, आप सारा काम कर सकेंगे। क्यों? आपके पढ़ने के औकात अलग हो जाएंगे और आपके फरागत के औकात अलग हो जाएंगे। आप फरागत के औकात में कीजिए जो आपका। 1 घंटा के बाद आप किताब बंद कर दें, मेरी तरफ से आपको 100% इजाजत है। इस पेपर में पास हो जाए मैं जिम्मेदार, फेल हो जाए मैं जिम्मेदार। अच्छा वैसे पास का भी तो मुझे जिम्मेदार ठहराओगे कि नहीं? अच्छा फेल की दफा तुम तैयार हो के सर जिम्मेदार है, तो आप ही बेनिफिशियरी है इसके। इसी तरह आप यंग बच्चे हैं, सारे एनर्जेटिक बच्चे, इन्हें अपनी एज के मुताबिक इनके अंदर एनर्जी लेवल नजर नहीं आता। सारा दिन बैठे हैं, ना सोने का कोई टाइम है, ना खेलने का कोई टाइम है, ना उठने का कोई टाइम है। जिंदगी की हर चीज को शेड्यूल करें। आपके खेलने के औकात होने चाहिए, आपके कोई एक्सरसाइज के औकात होने चाहिए, आप सबको कोई जिम करना चाहिए। जिम नहीं करते, कुछ नहीं करते तो कम से कम योगा करना चाहिए आपको। आप सिर्फ 4 दिन योगा कर लीजिए, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, 5 दिन, आपको सारी जिंदगी के लिए इसका नशा लग जाएगा। आप कहेंगे यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये भी लाइफ है, ये भी जिंदगी है। लेकिन कुछ करेंगे तो उसका फायदा पता चलेगा। फिर जैसे ही आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आप फर्ज किया सुबह वॉक कर लेते हैं, लेकिन आपने 7 बजे क्लास पढ़नी है तो, और वो भी नवीद अंसारी साहब की क्लास पढ़नी है, तो वॉक तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है आपके लिए सबसे बेहतरीन है 10 मिनट का सिर्फ योगा कर ले भाई, सुबह कर ले, दोपहर कर ले, शाम कर ले, लेकिन आप करें तो सही। आपको अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना आए, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जैसे ही मिकदार पूरी होगी, वो एक्सरसाइज से भी वही काम होता है, जिम से भी वही काम होता है, योगा से भी वही काम होता है। जिस दिन आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो ऑक्सीजन लेवल होगा ना, आप अपने आप को एक नई दुनिया में फील करेंगे कि अच्छा यार ये ऐसे होना था, मैं तो किस दुनिया में रहता था। लेकिन ये एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा ना, उसके बगैर तो पता नहीं चल सकता।
सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करते हैं सर, उसमें से कोई पॉजिटिविटी भी निकालने की कोशिश करें ना। कभी ये देखें कि यार मेरा ब्रीथिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, मेरा ऑक्सीजन बॉडी का लेवल कैसे मेंटेन होता है, और जब होता है तो मुझे उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जरा 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर करके देखिएगा, आप कहेंगे यार ये तो कमाल नहीं हो गया, मैं कहाँ फंसा हुआ था। क्योंकि नया सेशन है, आपने चेंज लानी है तो सारी बातें चेंज लानी है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर आना है कि मेरा कल जो है आज कल से बेहतर होना है, वो हर एतबार से होना चाहिए। वो मेरी ईटिंग हैबिट्स भी बेहतर होनी चाहिए कल से, वो मेरा लाइफस्टाइल भी कल से बेहतर होना चाहिए, वो मेरा पढ़ाई का लेवल भी कल से बेहतर होना चाहिए। जब ये सब कुछ बेहतर हो रहा होगा, मेरा स्पिरिचुअल लेवल भी कल से बेहतर होना चाहिए, और ये होना शुरू हो जाएगा अगर आप इस पर अमल करेंगे तो। और अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही जिस तरह की हम एक बेकार सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, पर्टिकुलरली सीए के स्टूडेंट, कि सब लोग कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, मैच देख रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कहते नहीं यार मैंने तो पढ़ना है। वो मूवी देखने चले गए हैं, वो वापस भी आ गए, अभी पढ़ने बैठा कोई नहीं है। और मेरी राय में वो अच्छे रहे हैं, वो कम से कम एंटरटेन होकर आके, या तो इसने पढ़ लिया होता ना। नहीं, जिस शख्स का शेड्यूल नहीं है वो पढ़ तो सकता नहीं है। वो तो सारा दिन ये सोचेगा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस इसकी तस्बीह पढ़ रहा है वो बैठा। इस तस्बीह को छोड़ दें, अपने पढ़ने के औकात फिक्स कर लें, टाइम फिक्स करें। मैं ये नहीं कह रहा आपने 4 घंटे रोज पढ़ना है, इस फर्क को समझें। मैं कह रहा हूँ अगर 4 घंटे पढ़ना है तो कौन से 4 घंटे, इसको डिफाइन करें। ये आर्ट सीखें, ये आर्ट सीखें। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप 4 दिन योगा कर लें, आप सारी जिंदगी योगा छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ 4 दिन मेरे कहने से कर लें। रिमेनिंग लाइफ नहीं आप छोड़ सकते उसको, बिकॉज आपको एक फ्लेवर पता चलेगा कि अच्छा यार जिंदगी का ये फ्लेवर भी है, यार जिंदगी ऐसे भी है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ आप एक हफ्ता सिर्फ डिसिप्लिन वे से पढ़कर देख ले। मैं ये नहीं कह रहा बहुत पढ़ना शुरू करते हैं, जितना भी पढ़ना है उसका कोई शेड्यूल बना लें। जैसे शेड्यूल खत्म हुआ, किताब बंद, आप वापस दुनिया में आ गए, जिंदा हो गए, एक इंसान बन गए, जिए अपनी जिंदगी। इस डिप्रेशन से वापस आ जाए, बाहर आ जाए। शेड्यूल बना लें, नया सेशन है, आपने अपने आप से अहद कर रखा है कि अगली दफा हमने अपने आप को बेहतर करके चलना है। तो भाई आज से करें, चलते हैं मिलकर कोशिश करते हैं कि हम बेहतर करें अपने आप को, ठीक है ना। आज सोचिएगा कि क्या टाइम हमने डिसाइड करना है पढ़ने का। अच्छा जी, वापस आते हैं, डिसाइड करना है पढ़ने का। अच्छा जी, वापस आते हैं जनाब, टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। टेक्स्ट प्रैक्टिसेस क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिसेस। तो नजर आ रहा है कि न्यूमेरिक साइड खुद ही बढ़ जाएगी पेपर की। पहले पेपर होता था 50% थ्योरेटिकल, 50% न्यूमेरिक, अब पेपर 70-80% न्यूमेरिक। एग्जामिनर ने ये बात, इसका नाम बदल के ही समझा दी थी। जो टीचर थोड़ा सा जरा चलने में ये लफ्ज़ टीचर के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, जिन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर तदब्बुर किया, सोचा, तो उन्हें पता लग गया था कि क्या चेंज आई है। वरना प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का नाम चेंज करके टैक्स प्रैक्टिसेस रखने की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, क्या चीज पढ़नी है हमने? 3 एरियाज में हमें किताब ICAP की देखें तो एक तो पहले 3 चैप्टर हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 और 3 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है बी लॉबी आप मेरे पास पढ़ के, हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर हमेशा आखिर में पढ़ते हैं ताकि हम चीजें पढ़ चुके हैं, हमें यहाँ समराइज करना चीजें आसान हो जाए। 2 बुनियादी टैक्सेशन के लॉज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एक इनकम टैक्स और दूसरा सेल टैक्स। इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। हम इनकम टैक्स से आगाज करेंगे और फिर सेल टैक्स पे जाएंगे और फिर वापस वहां इंशाल्लाह पहुंचेंगे। वेटेज क्या है? तकरीबन 10 मार्क्स यहाँ से आ रहे होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से 2
हिस्सों में चीजें बटी हुई नजर आती हैं कि कुछ 30-35%, लेकिन अब इसका ब्लेंड चेंज हो रहा है। ये एरिया न्यूमेरिक एरिया बढ़ता जा रहा है हर अटेम्प्ट में, और ये एरिया थोड़ा कम होता जा रहा है। अच्छा, स्टूडेंट के शू में ये पॉजिटिव चेंज ही है। आपको पता है हमेशा स्टूडेंट लिखने से घबराता है क्योंकि उसकी राइटिंग स्किल्स वीक होती हैं, न्यूमेरिकली तो वो कंफर्टेबल होता है। तो ये इसी तरह चल रहा है। इसी तरह इसमें है, ये जरा अभी भी इसी तरह ही है। यहाँ कोई तकरीबन 30 मार्क्स का एरिया है, ये कोई 20 मार्क्स का इसमें न्यूमेरिक आ जाता है और 10 मार्क्स के आसपास इसमें थ्योरेटिकल चीजें आ जाती हैं। जब भी हम लॉ का पेपर पढ़ते हैं ना, जैसे पर्टिकुलरली टैक्स प्रैक्टिसेस, टैक्स का कैफ 2, इस पेपर की एक स्ट्रेंथ है। आप अक्सर कहते हैं ना यार सीए है, एग्जामिनर इधर निकल जाएगा उधर निकल जाएगा। लॉ के पेपर का सबसे बड़ा फायदा ये है, एग्जामिनर लॉ से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ऐसी कोई कैलकुलेशन पूछी नहीं जा सकती जो लॉ में सिखाई ना गई हो, जो लॉ में करवाई ना जा रही हो। तो एक बड़ा वेल डिफाइंड पेपर है। अगर हम इसको लेकर चले तो हमें पेपर में कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। ये अकाउंटिंग की तरह नहीं है कि एक नया सवाल आ गया और एक नई चीज आ गई, नहीं, ये तो लॉ है ना। लॉ ने जो चीज जैसे डिस्कस की है एग्जामिनर ने वैसे ही पूछनी है हमारे से। तो एक प्रॉपर लाइन एंड लेंथ में चलने वाला पेपर है। हम बड़े आराम से, सुकून से, इज्जत से इस पेपर में से बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जरा हमें एक स्ट्रक्चर समझना है कि यहाँ लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, निज़ाम चलता कैसे है, हमारे मुल्क में लॉ का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे मुल्क में सबसे ऊपर जो लॉ अवेलेबल है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकली आपको पता है हम आजकल एक खास हालात से गुजर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, तो यही बहस हो रही है ना मुल्क में कि यार देखें आइन से ऊपर तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके नीचे सारे कवानीन बनेंगे, जितने भी कवानीन बनेंगे इसके सबॉर्डिनेट बनेंगे, नीचे बनेंगे। ऑल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। और अगर कोई एक ऐसा कानून बन जाए मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन और वो लॉ आपस में टकरा जाएं, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल करेगा। बल्कि कोई अगर अक्लमंद आदमी अदालत चला गया तो अदालत क्या करेगी, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगी, खत्म कर देगी, कहेगी नहीं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन से टकरा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल करेगा। इसके अंडर हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ना है। इसका मतलब है इनकम टैक्स लॉ कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता, टकरा नहीं सकता है। अगर टकरा गया तो यहाँ चेंज आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल करेगा, सबॉर्डिनेट होने का ये मतलब है। इसी के अंदर इनकम टैक्स आ गया, इसी के अंदर सेल टैक्स आ गया, इसी के अंदर कंपनीज एक्ट आ गया, जितने भी मुल्क के कवानीन है। हम जरा चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड कवानीन लिख रहे हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इनकम टैक्स में आ गए। इनकम टैक्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, जब हम कानून बनाते हैं तो सेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है ना। कानून की हेडिंग को क्या कहते हैं, सेक्शन, यानी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, उसको क्या बोलते हैं, सेक्शंस। अच्छा जी, फिर कुछ शेड्यूल्स बन जाते हैं कवानीन के अंदर। कुछ शेड्यूल का मतलब होता है एक जैसी बातें कहीं इकट्ठी करके लिख दी जाए, ठीक है, और फिर उनके अंदर कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं। यानी कवानीन आमतौर पर इन 3 चीजों से मिलकर बनेंगे। कुछ मोटी मोटी उसूल, ज़ाब्ते सेक्शंस में आ जाएंगे, कुछ उनसे रिलेटेड एक जैसे कोई रेट देना है, कोई और चीज देनी है, वो कहाँ आ जाएगा। और अगर कुछ सिखाना पड़ जाए कि हाउ टू कैलकुलेट या ये काम करना कैसे, डे टू डे अफेयर, वो कहाँ देख लिया जाएगा, रूट में देख लिया जाएगा। इसका मतलब है इनकम टैक्स में भी ये तीनों चीजें होंगी, कुछ सेक्शंस होंगे, कुछ शेड्यूल्स होंगे और कुछ रूल्स होंगे। जी मैं करने लगा हूँ, सेक्शन आ गया, तफसील आने लगी। सेक्शन टोटल 241 सेक्शन हैं। सेक्शन का मतलब क्या है, मोटी मोटी बातें। कोई भी कानून है ना, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, अब ये शुरू होगा ना सेक्शन 1, यानी पहली बात जब लॉ करने लगेगा उसका नाम क्या रखेंगे, सेक्शन 1। यहाँ क्या बात करेंगे, किसी भी कानून में जब
जब हम सेक्शन 1 लिखते हैं तो सबसे पहले ना उस लॉ का कोई नाम रखते हैं, शॉर्ट टाइटल। जैसे अभी हम क्या करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, दैट इज शॉर्ट टाइटल। कि इसको पुकारा कैसे जाएगा, सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18, ठीक है, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये सब क्या थे, शॉर्ट टाइटल थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा, टाइटल। फिर एक्सटेंट, यानी कहां कहां अप्लाई होगा, क्योंकि कुछ कवानीन होंगे वो पूरे मुल्क में अप्लाई होंगे, कुछ कवानीन होंगे जैसे प्रीवियसली हमारे फाटा और इस तरह के एरियाज होते थे उसे एक्सक्लूड कर देते थे, यानी इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहां तक होगी, ये कहां लिखा जाएगा, एक्सटेंट। दो बातें होगी। तीसरी बात, ये क्योंकि कानून जब बनेगा तो कोई एक इम्प्लीमेंटेशन डेट देनी है ना कि कब से अप्लाई होगा, तो कमेंसमेंट कब से होगी। जब हम बाद में बैठे होते हैं तो फिर इस डेट का हमें एहसास नहीं हो रहा होता। मतलब आई कैप कोई कानून बनाए तो आप फौरन सबसे पहले देखेंगे किस अटेम्प्ट से अप्लाई होगा। आज मुल्क में कोई नया कानून बने तो मैं उस कानून को पढ़ने से पहले उसकी एप्लीकेशन डेट देखूंगा कि यार कब से अप्लाई हो रहा है ये कानून, कब से मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम नहीं कर सकता। सेक्शन 1 ये 3 बातें बताएगा, हर कानून का सेक्शन 1 हमें ये 3 बातें बताएगा। नंबर 1 उसका नाम क्या है, नंबर 2 एक्सटेंड मतलब कहां कहां अप्लाई होता है। बहुत सारे कवानीन मुल्क में ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री में अप्लाई हो रहे होते हैं। नंबर 3 कब से अप्लाई होगा, ठीक है ना, कब से अप्लाई होगा। पहला सेक्शन हमेशा यही काम कर रहा होगा, सेल टैक्स का भी यही कर रहा होगा, इनकम टैक्स का भी यही कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी यही कर रहा होगा, पार्टनरशिप का भी यही कर रहा होगा, सारे यही काम कर रहे हैं। फिर अच्छा, मैं कभी जब आप बीला जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक बात कई दफा समझाई कि जब हम टैक्स पढ़ेंगे तो ये ज्यादा रिफाइंड वे ऑफ लॉ है। यहाँ हम ज्यादा विजिलेंटली चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में चीजें पढ़ेंगे। इनका जब हम बिजनेस लॉज पढ़ते हैं वहां उतनी डेप्थ नहीं हो रही होती। सी लॉ भी जब आप पढ़ेंगे वहां इतनी डेप्थ नहीं होगी। सबसे बेहतरीन लॉ को सीखने की जो जगह है वो टैक्स है। अच्छा जी, लॉ की एक मजबूरी है, आपने अक्सर एक लफ्ज सुना है, लॉ इज ब्लाइंड। इसका मतलब हम जनरली गलत इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। लॉ इज ब्लाइंड का मतलब हम ये लेते हैं, आमतौर पर क्या मतलब लेते हैं आप लोग, कानून अंधा है का मतलब क्या हुआ, ये तो चलो तर्जुमा हो गया ना। ऊंचा बड़ा नहीं देखेगा, सबके लिए एक है, या लॉ का वही मीनिंग है जो लिखा हुआ है, हम उसको खुद कोई मीनिंग नहीं दे सकते। मतलब हम एक लॉ बनाना चाह रहे हैं और गलती से वो लॉ गलत लिखा गया, गलती से वो लॉ गलत लिखा गया और वो गलती का हमें एहसास नहीं हुआ। नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, सेनेट ने भी पास कर दिया, सदर ने साइन नहीं भी किया, बाद में कहते रहे कि मैंने तो साइन नहीं किया था, लेकिन वो दिन गुजर गया तो कानून बन गया। समझ लीजिए ना, ये बात हम बीला में पढ़ के है ना कैसे लेजिस्लेशन होती है। अब लॉ बन गया, किसी ने गौर नहीं किया, गलती एक रह गई है। हमें समझ आ रही कि हम इस वक्त ये कहना चाहते थे लेकिन लिखने में उल्टा लिखा गया है। इस वक्त कानून वो उल्टा ही है, लॉ इज ब्लाइंड, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, जो लिखा है उसी से मीनिंग निकालना है, ठीक है ना, जो लिखा है उसी से मीनिंग निकालना है। इसका मतलब है लॉ एक बड़ा मुहतात, बड़ी एहतियात से पढ़ने वाले अल्फाज हैं। लॉ में अगर ना कहीं गलत फुल स्टॉप लग गया ऐसे या कॉमा लग गया, लिखने में गलत जगह कॉमा लग गया, अब इंग्लिश में जब हम उसको इंटरप्रेट करेंगे तो कॉमा का मतलब एक मीनिंग असाइन हो गया। हमें लगा कि यार ये कॉमा यहाँ आना नहीं चाहिए था, गलत लग गया है, इसे हम खुद खत्म नहीं कर सकते। पूरा प्रोसेस दोबारा होगा, सेनेट का इजलास बुलाएं, नेशनल असेंबली का इजलास बुलाएं, फिर प्रेसिडेंट दोबारा साइन करे, तब ये कॉमा या फुल स्टॉप रिमूव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लॉ इज ब्लाइंड, जो है बस वही है। अब सबसे बड़ी मसला है, लॉ हमारा अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम दुनिया के उन चंद बदनसीब मुल्कों में से हैं कि जिनका अपना कानून, अपना आइन अपनी लैंग्वेज में नहीं है।
है ना। लेकिन चले अब जो भी है, अब लॉ में कई चीजें आएंगी जिनमें लॉ खास मतलब ले रहा है किसी बात का, क्योंकि इंग्लिश से हमने चलना है। अब इंग्लिश डिक्शनरी में उसका कोई मीनिंग है, लेकिन हम उसे किसी और मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या करें, कौन सा मीनिंग अटैच करें, ठीक है ना। तो लॉ के पास क्या तरीकाकार क्या है, लॉ अपने सेक्शन 2 में ऐसे तमाम अल्फाज जिसका लॉ खुद कोई मीनिंग असाइन करना चाहता है, यानी ये वाला लॉ अपना कोई मीनिंग रखना चाहता है, जैसे कि टैक्स ईयर। अब ईयर का एक कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में है, साल का एक तस्वुर है, यकम जनवरी से खत्म होता है, 31 दिसंबर, यकम जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर पे खत्म होता है, इसका एक हमारे ध्यान में। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारा ये मतलब नहीं था। भाई अगर ये मतलब नहीं था तो बताओ फिर क्या मतलब था, और वो बताने की जगह क्या है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 अगर किसी चीज को डिफाइन कर दे तो फिर इनकम टैक्स में हम जब भी उस लफ्ज को पढ़ेंगे उस एंगल से पढ़ेंगे, और अगर यहाँ डेफिनेशन नहीं आ रही है तो फिर जो जनरली मीनिंग लैंग्वेज में है हमेशा उसका वही लैंग्वेज में मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कानून जब हम बनाते हैं तो सेक्शन 1 में तो उसका नाम शाम रख लेते हैं, और सेक्शन 2 में सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम वो चीजें डिफाइन कर लेते हैं जो हम कोई खास मीनिंग रख रहे हैं। और अगर नहीं तो फिर नहीं, फिर वो बड़े बड़े जो है ना मुकदमात और वो हमें नजर आएंगे दुनिया के अंदर। वो जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जुड़े हुए बहुत सारे वाक़यात हैं कानून में। कायदे आज़म से अल्लाह ताला ने तख्लीक पाकिस्तान का काम लेना था। अगर एक अजम्पशन लेना कि फर्ज कर लें कायदे आज़म जब इस दुनिया में आए ना पाकिस्तान उससे पहले बन गया था, लेट्स अज्यूम, तो फिर आज दुनिया में कवानीन की शक्लें कुछ और होती हैं। वो इतना जीनियस इंसान था, इतना जीनियस इंसान था कि उसने पता नहीं कानून को कहाँ ले जाना था, लेकिन अल्लाह ने उनसे तख्लीक पाकिस्तान का काम लेना था। फिर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा उधर लग गई। उनके दौर में एक केस उनके पास आया और उनके क्लाइंट जो थे वो केस हार गए, उन्हें फांसी की सजा हो गई। तो अब बड़े परेशान, उन्होंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं, परेशान ना हो जी, अच्छा जी। और वो फांसी जिस दिन देनी थी वो दिन आ गया, तो कायदे आज़म अभी भी कह रहे हैं आप परेशान ना हो। उनका बेटा फांसी चढ़ रहा है, वो कह रहे हैं जी परेशान ना हो। तो जिस दिन फांसी देनी थी कायदे आज़म वहां पहुंच गए और उन्होंने जाके कहा कि यार क्या ऑर्डर है, उन्होंने कहा जी फांसी का ऑर्डर है। मैंने कहा दिखाओ क्या लिखा है, तो लिखा जी हैंगिंग। बिल्कुल ये टांगों से बांध दो इसको ऊपर, हैंगिंग का यही मतलब है। तो ये लॉ की दुनिया में एक बम ब्लास्ट हो गया था और वो एक तरतली मिट गई कि ये क्या हो गया। फिर आखिर फांसी रुक गई, काम अदालत में गया, अदालत ने कहा हाँ बात तो ठीक है कि जब तक डेफिनेशन में ये बात नहीं लिखी तो इसका मतलब तो जनरल डिक्शनरी में नहीं है, हैंगिंग का मतलब है लटका दें। कानून को बदलना पड़ गया, उस बंदे की तो जान छूट गई, कानून को बदलना पड़ गया। और अल्लाह ने जब कोई काम लेना हो तो फिल्मों ड्रामों की तरह का सीन बन जाया करता है। कानून में तब्दीली कर दी गई, अल्फाज को बदल दिया गया और कहा गया हैंग हिम फ्रॉम नेक। अब अल्लाह की करनी, फिर कोई 2-4 साल गुजरे, फिर एक मुकदमा हो गया, फिर कायदे आज़म का वो मुकदमा हार गए, फिर वो वहीं पहुंच गए। तो कहा जी क्या हुक्म आया, उन्होंने कहा जी हैंग हिम फ्रॉम नेक। उसने कहा बिल्कुल लटका दे, मैं नीचे से पकड़ के रखूंगा। ये दूसरा बम ब्लास्ट था जो कानून की दुनिया में हो गया। और आज लिखा जाता है हैंग हिम फ्रॉम नेक टिल। ऐसे कानून रफ्ता 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 बनता है, सदियों से चलता रहता है, कोई बीच में खामी रह जाती है उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। इस सारी गुफ्तगू का खुलासा इस एक लफ्ज में है, लॉ इज ब्लाइंड। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे जो लॉ में लिखा बस वही मीनिंग लिया जाएगा। इसलिए लॉ का सबसे बड़ा आर्ट क्या है, डेफिनेशन।
ठीक है ना। लॉ का सबसे बड़ा आर्ट क्या है? डेफिनेशन। लॉ क्या करता है? सबसे पहले एक डेफिनेशन देता है। The purpose of defining a word or phrase in any law is usually to give it a meaning which differ from its ordinary meaning. अगर कोई चीज मैंने ऑर्डिनरी मीनिंग में लेनी है तो फिर उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा मतलब कुछ हो रहा है, मतलब टैक्स ईयर, अगर मैंने इसका मतलब ईयर ही लेना है तो फिर इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईयर से मुराद मेरी कुछ और है तो फिर डिफाइन किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, अब जब हम डेफिनेशन देने लगते हैं तो नॉर्मली डिफर क्या कर रहे होते हैं? दो चीजों में से कोई एक काम कर रहे होते हैं। नंबर वन, इंक्लूड सम मीनिंग टू ऑर्डिनरी मीनिंग, कि ऑर्डिनरी ये मतलब तो है ही है, लेकिन हम कहते हैं कि यार इसके साथ हमारी मुराद ये भी है। यानी बाद दफा हम डेफिनेशन का पर्पस क्या होता है? किसी लफ्ज के अंदर मीनिंग को इनहांस करना, इंक्रीज करना, और बाद दफा एक्सक्लूड सम मीनिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग। आम माशरे में इसका ये मतलब लिया जाता है, लैंग्वेज में ये मतलब लिया जाता है, रिवाज में ये मतलब लिया जाता है, कल्चर में ये मतलब लिया जाता है। ये सारे सोर्सेज ऑफ लॉ है ना, उधर पढ़ कर आए हैं चैप्टर 1 में। लेकिन हम अपने लॉ में ये नहीं चाहते, हमने कुछ चीजें बीच में से क्या कर दी? एक्सक्लूड कर दी। अब ये काम होता कैसे? तीन तरह की डेफिनेशन हम बनाते हैं लॉ में। क्या करते हैं? तीन तरह की डेफिनेशन बनाते हैं। वन इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। व्हेन अ डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स, अगर हम किसी लफ्ज की डेफिनेशन ऐसे लिखें मीन्स, डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रही हो? इट रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू ओनली व्हाट इज लिस्टेड इन द, यानी जो कल्चर का डेफिनेशन है वो खत्म हो गई, जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो खत्म हो गई। आज के बाद इस वर्ड का मतलब इस लॉ में सिर्फ वो रह गया जो हमने लिख दिया। बात समझ आई है? मसला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नॉर्मली जरा सोच के बताइए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझ आया? मैंने एक प्लॉट खरीदा, उसको बेच दिया, तो इनकम कहां से आई? प्रॉपर्टी। यही मतलब है ना मेरे और आपके ध्यान में, सबके ध्यान में। एक आम इंसान के ध्यान में क्या लफ्ज है प्रॉपर्टी से? कि यार ये इसकी इनकम कहां से आती है? कहता जी प्रॉपर्टी से आती है। कहता क्या करता है? कहता प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है ना, यही मीनिंग है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ ये मीनिंग नहीं रखना चाहता, तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। और कौन सी डेफिनेशन? The rent received or receivable by a person, a taxpayer other than rent exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to। अब हम एक रेंट का जिक्र कर रहे हैं। आमतौर पर रेंट का क्या मतलब है? किराया, किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन रेंट का मतलब हमने कुछ और लेना है, तो हमने क्या किया? देखिए रेंट की डेफिनेशन, रेंट मीन्स, अब रेंट का लफ्ज हमें पता है ना इंग्लिश में, लेकिन इनकम टैक्स में रेंट का वो मतलब नहीं लेना, इसलिए क्या करना पड़ा? डेफिनेशन। और कौन सी डेफिनेशन? मीन्स। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, रेंट तो मैं गाड़ी का भी ले सकता हूँ, बिल का भी ले सकता हूँ, जनरेटर का भी ले सकता हूँ, क्रॉकरी का भी ले सकता हूँ, और लोग ले भी रहे हैं ना। लेकिन इनकम टैक्स वालों इससे मुराद रेंट से ये नहीं है, बल्कि रेंट से क्या मुराद है? सिर्फ लैंड या बिल्डिंग का किराया। अच्छा, अभी ये डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, हमने सिर्फ समझना है कि मीन से हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल मीनिंग को खत्म कर रहे हैं। अगर कोई डेफिनेशन मीन से शुरू हो, अभी ये डेफिनेशन पढ़ना नहीं है तो हम शुरू करेंगे तो वहां से पढ़ेंगे। ऐसी डेफिनेशन जिसमें किसी लफ्ज को डिफाइन करने के बाद क्या लिख दिया जाए? मीन्स, तो फिर उस लफ्ज का मीनिंग बस ये रह जाएगा, बाकी सारे मीनिंग खत्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। अब क्या करना है? माइनर चाइल्ड को डिफाइन करना है।
Minor child means an individual who is under the age of 18 years at the end of a, अब कोई ना कुछ और भी कह सकता है, आपने उधर बीला में पढ़ा है कि 21 ईयर भी हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स में 21 नहीं हो सकता, उसने अपनी डेफिनेशन ये दी हुई है। अब ये डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन है? मीन्स रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जो ऑर्डिनरी मीनिंग को खत्म कर दे और उस लफ्ज को क्या कर दे? रिस्ट्रिक्ट कर दे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। ठीक हो की बात? बस इतनी सी बात समझ। इंक्लूसिव डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जो शुरू हो किससे? इंक्लूड से। ये क्या करती है? जो नॉर्मल मीनिंग है वो अपनी जगह कायम रहता है और उसमें कुछ चीजों को ऐड कर देते हैं, यानी उस वर्ड की डेप्थ को बढ़ा देते हैं। या हमें शक पड़ता है कि यार मुझे लगता है कि ये बात आप ये वाली बात शामिल नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगा? इंक्लूड का फ्रेज यूज करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये भी शामिल है। ठीक है ना? इंक्लूड के फ्रेज से डेफिनेशन को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। हाँ, जो नॉर्मल मीनिंग है वो तो शामिल है ही है। नॉर्मल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग अपनी जगह पर इंटैक्ट रहे, कायम रहे। When the word include is used in the definition, term defined will retain its ordinary meaning. Retained its ordinary meaning, but its scope would be extended to bring within it matter which in ordinary meaning may or may not be. पता में शक पड़ गया, यार आम आदमी पता नहीं ये बात बीच में शामिल करेगा या नहीं करेगा। The word means and include. अच्छा, एक और लफ्ज आ रहा होगा कहीं कहीं, ये 3-4 अल्फाज है, बस हम ये एक लेक्चर इस पे स्पेंड करते हैं ताकि आपको समझ आ रही हो। ठीक है ना? नॉर्मली ये वाली बातें क्लास में पढ़ाई नहीं जा रही होती, इनके बगैर हम चलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आप वैसे ही इंसान बन जाते हैं जैसे हम मुसलमान बने। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरी क्या मुराद है। हमारे इस खित्ते में ना कोई 200-300 साल पहले एक नया करैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया और वो करैक्टर था मौलवी साहब का। ठीक है कि जनाब ये मौलाना साहब होंगे, ये कुरान को समझेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनसे पूछा करेंगे। हमने अपनी आंखें, अपना दिमाग एक मौलवी साहब के हवाले कर दिया। अब जो उनका दिल करता है वो हमें समझा देते हैं, क्योंकि हम खुद कुरान को समझ नहीं सकते तो हम सारे कुरान से कट ऑफ हो गए। अब जब भी हमें कोई मसला दरपेश आता है तो हम क्या करते हैं? मौलवी साहब के पास जाते हैं। हम मौलवी साहब कोई रिस्पेक्ट में कमी नहीं ला रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये करैक्टर इस्लामी हिस्ट्री में कहीं मौजूद नहीं था। हर कुरान अल्लाह का एक खत है, अल्लाह का एक कलाम है जो मेरे साथ किया गया है। मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जो अपने क्रिएटर का भेजा हुआ खत पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता। अब जो पढ़ने की सलाहियत रखता है वो अपनी सलाहियत के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करना है। जैसे मैं लॉ की इंटरप्रिटेशन खुद करना चाहता हूँ। अब एक तरीका यही था कि मैं आपको कहता यार देखो भाई छोड़ो, लॉ कैसे इंटरप्रेट होना है, क्या होना है, छोड़ो, और जो जाहिद कवि कह रहा है इस पर ही मान ले आओ। अब आइंदा सारी जिंदगी आप लॉ किसकी नजर से देखते? जाहिद कवि की नजर से देखते। हम ये करीज कर रहे हैं, हम आपको लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो देखिएगा एक वक्त आएगा दरमियान सेशन जाकर बाद दफा बच्चा बहस कर रहा होगा कि सर आप ये मीनिंग निकाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मीनिंग तो ये निकलता है। बस यही पूछाना चाहते हैं कि आपको
खुद इंटरप्रेट करना आए, लॉ आपको खुद समझना आए कि यार ये मीनिंग क्यों चेंज हो गया, सर क्यों ये बात कह रहे हैं, ये बात आपको देखनी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये बहुत ज्यादा दिनों के बाद नहीं, ये तकरीबन 1 महीने के बाद आप लॉ को खुद इंटरप्रेट कर रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये बात ऐसे लिखी हुई है। जैसे अभी चंद दिन पहले आपने देखा ना, वो प्रेसिडेंट साहब ने एक ट्वीट कर दी कि जनाब इस पर मैंने साइन नहीं किए तो ये कानून कैसे बन गया। अब जो मेरा स्टूडेंट होगा ना इंशाअल्लाह, वो क्या करेगा, वो फौरन जाएगा, गूगल करेगा और ओरिजिनल सेक्शन ढूंढेगा। वो नहीं देखेगा कि हामिद मीर क्या कह रहा है तो फला बंदा क्या कह रहा है, वो ये नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसका ये बैरियर हमने तोड़ दिया हुआ है। अब ये खुद समझने की सलाहियत रखता है, ये आइन खोलेगा और खुद सेक्शन पढ़ के कहेगा यार ये क्या कर रहा है हामिद मीर, ये कामरान खान झूठ बोल रहा है बैठा हुआ, ये फला बंदा गलत कह रहा है, नहीं नहीं इस कानून का ये मतलब है। और अगर हमने ये बैरियर नहीं तोड़ना तो फिर हमें हर दफा हर बात की समझने के लिए उसी तरह मौलवी साहब की तरह हमें किसी के पास जाना पड़ेगा, या कोई पढ़ के बताए कि इसका क्या मतलब है, कोई क्यों बताए। और इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम करना है, कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ 2 लेक्चर इन्वेस्ट करेंगे इस पर, दैट्स इट। फिर आप अपनी आंखों से कानून पढ़ा करेंगे, आप अपने खुद सेक्शन पढ़ेंगे, आपको मतलब खुद पता चलेगा कि अच्छा सर यहाँ ये गलती कर गए, लगता है ये कानून अगली दफा ठीक हो जाएगा, अभी गलत बन गया, ये आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो चंद छोटे छोटे अल्फाज जिनसे हम डरते रहते हैं, एक लफ्ज लॉ इस्तेमाल करता है नॉट विद स्टैंडिंग, यही लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग। जब लॉ ये लफ्ज कहीं इस्तेमाल करे ना तो इसका मतलब होता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लीगल, यानी अगर कोई 2 चीजें हैं कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है तो जिस सेक्शन के साथ लिखा हुआ ना नॉट विद स्टैंडिंग, ये प्रीवेल करेगा, ठीक है ना, ये बात डोमिनेट करेगी, प्रीवेल करेगी। मसलन मैं इसको फिर अपने रिलीजन और वहां से एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक मशहूर हदीस आप सबको आती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जब मैं एज अ लॉ टीचर इस हदीस को पढ़ता हूँ ना तो मुझे समझ आती है कि असल में इस हदीस से पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। पूरे मजहब में जहां जो मर्जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई बंदा हज करे तो क्या लिखा हुआ है, कोई बंदा हज करे तो ऐसे ही है जैसे आज पैदा हुआ है, कोई बंदा जहाद करे और शहीद हो जाए तो उसके दर्जात, हाफिज के दर्जात, नमाज के दर्जात, इसके दर्जात, इसके दर्जात लिखे हुए नहीं। ये हदीस कह रही है जहां जो मर्जी लिखा हुआ है, अगर नीयत ही ठीक नहीं तो टके का फायदा नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग का यही मतलब है कि वो वाले फवाइद नहीं है, वो आप पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट विद ओवर राइडिंग। अगर नीयत ही ठीक नहीं है तो फिर जिहाद का भी कोई फायदा नहीं है, ज़कात का भी कोई फायदा नहीं है, नमाज का भी कोई फायदा नहीं है, रोजे का भी कोई फायदा नहीं। ऐसे ही बाद दफा हमें दुनियावी लॉ में कोई बात ऐसे करनी पड़ जाती है यार, अगर कहीं और कुछ लिखा भी है, अब सारे लॉ को देखना उस वक्त मुश्किल हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग। क्या मतलब, ताकि कॉन्फ्लिक्ट आए तो ये सेक्शन तकड़ा हो जाए। तो आमतौर पर लिखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अब जिससे ऊपर लाना हो, बाद दफा किसी सेक्शन से ऊपर लाना मकसद होता है, यानी पिछले सेक्शन में हमने कोई बात की, अगले सेक्शन में उसकी एक्सेप्शन देनी है, तो से पहले लिख देते हैं नॉट विद स्टैंडिंग इन प्रीवियस सेक्शन, कि भाई प्रीवियस सेक्शन में अगर कुछ लिखा है तो उसे फिलहाल भूल जाओ। और बाद दफा पूरे लॉ को ही नॉट विद स्टैंडिंग कर देते हैं। मतलब इनकम टैक्स में हमने कोई एक नई बात करनी है और 240-42 सेक्शंस को की हैसियत खत्म करनी है, और हम कह रहे हैं नहीं, जो ये बात है ना ये सबसे अहम है, तो इससे पहले क्या लिखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। क्या इस एक्ट में अगर कोई बात कहीं और लिखी भी है ना तो फिलहाल उसे भूल जाओ, जो बात मैं कहने लगा हूं ये सबसे जरूरी है। और बाद दफा पूरे मुल्क के सारे कवानीन से ऊपर कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ
बात याद रखनी है, बात समझ आ गई ना, कि आपने कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं करना है। आप कहीं जो मर्जी लिखो जी आजादी इजहार है तो फुला कहता सब बकवास है, ये बात ही ऐसे समझो, नॉट विद स्टैंडिंग। ऐसे कवानीन बनाने पड़ते हैं ना जब आपको, फिर ये फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता हो कि भाई ये जो नारे हैं ना आजादी इजहार तो फुला तो दिमाग तो मेरा, आपको कहता नहीं नहीं ऐसे की तरह। आर्मी के कवानीन में सारी जगह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है ना? तो कोई आपको कॉल दे रहा हो तो आप पहुंच जाए, हाँ जी मैं जा रहा हूँ, नहीं आपके दिमाग में आंदे के साथ ने बताया नॉट विद स्टैंडिंग से बने हुए कवानीन, फिर जमानत भी नहीं होती बाद में। हाँ समझ आ रही है? ऐसे जब हमें फोर्सफुली कोई लॉ बनाना पड़े तो फिर हम इनका सहारा लेते हैं। ऐसे चंद अल्फाज हैं, शायद हमें एक लेक्चर और लगाना पड़ जाए, फिर जब हम खोलेंगे लॉ तो हमें समझ आ रहा होगा कि सर ये क्यों कह रहे हैं कि यार वो सेक्शन और ये सेक्शन तो ये प्रीवेल करेगा, तो आपको फौरन समझ आएगा अच्छा अच्छा इस वजह से कह रहे थे, ये बात हमने यहाँ लिखी हुई है जी। आईने पाकिस्तान को नहीं कर सकते, उसके अलावा वो तो पहली स्लाइड थी ना आपकी, कोई लॉ आइन से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना, कोई लॉ आइन से ऊपर नहीं जा सकता, ये ठीक है। आइन में चेंज लानी है तो आइन के अंदर ही चेंज लानी पड़ेगी, बल्कि वहां भी बड़ी लंबी बहसें हैं, वो थोड़ा जब आपका लॉ का मिजाज बन जाए 2-3 लेक्चर के बाद फिर इस तरह की बातें करेंगे। आप देखते हैं ना एक बहस चलती है कि जी गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, वो कहते जी ये नहीं बन सकता। यानी आइन में चेंज लाना, एक तो नंबर 1 हमें मेजॉरिटी ज्यादा चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट ये चेंज ला सकती है। फिर वहां कुछ और भी कवानीन है कि नहीं, जो आइन की का स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को तो चेंज ही नहीं किया जा सकता, यानी 3/4 मेजॉरिटी से भी चेंज नहीं किया जा सकता। और इसी का फायदा उठा के ये जो जजेस हैं ये सब टाइम लिबर्टी लेते हैं ना, कि जब भी जजेस के ऊपर हम कोई बात करते हैं, जैसे अभी काजी ईसा फाइज ने आते ही पहले दिन क्या किया, वो क्यों किया, पिछले जज साहब क्या कह रहे थे, वो यही तो कह रहे थे, वो कहते नहीं ये आइन में चेंज है, ये कानून से नहीं आ सकती। ये जज साहब कह रहे हैं कि नहीं ये आइन में चेंज नहीं है, ये प्रोसीजर में चेंज है। ये बड़ी बारीकी की बात है, यानी दुनिया का सबसे खूबसूरत अमल है, अगर किसी के अंदर अल्लाह ने ब्रेन रखा ना, दिमाग रखा है, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत अमल है कानून पढ़ना, जहां आप अल्फाज की बारीकी से खेलना शुरू करते हैं। अभी आपके सामने ये काम चल रहा है इस वक्त अदालत में कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठकर इस कानून को कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने पूरे 15 जजेस को लेकर बैठा है और वो कह रहा है यार आवाम सुने हम अंदर क्या बात कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका मसले का हल क्या है, क्या ये वाकई कानून में तब्दीली है, क्या ये फुला में तब्दीली है। इन्हीं अल्फाज से खेलने का नाम कानून है। और इसीलिए ऐसा होता है कि एक वक्त में एक शख्स मुजरिम बन जाता है, क्योंकि सब उसका एक खास मीनिंग लेना शुरू कर देते हैं, और फिर जब हालात सेट हो जाते हैं फिर उसी को हम दोबारा वलीउल्लाह डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि अब हम दूसरा मीनिंग लेना शुरू करते हैं। ये हो क्या रहा है, ये आर्ट हम इस पेपर में सीख रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम इस पेपर में ज्यादा अप्लाई कहाँ करेंगे, टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। यानी मैंने अल्फाज में से वो मीनिंग निकालने हैं जो मुझे या सूट कर रहे हैं, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो वहां से वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है जो उसे सूट कर रहे हैं। इस जंग को लड़ने का तरीका इस पेपर में हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और माइंड ओपनिंग किस्म का पेपर है। इसे सिर्फ आप ऐसे ये ना 2 + 2 4 सीख रहे होंगे और ऐसे होंगे, नहीं, ये आपकी पूरी शख्सियत को बदलने वाला पेपर है, ये आपके जहन को बार बार सोचने की दावत देने वाला पेपर है, और ये सिखाया जा रहा होगा इसके अंदर। कल से इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आपने बस एक नोटबुक ले लेनी है, ये स्लाइड्स तो आपको जाहिर है ग्रुप में मिलती रहेंगी, एक नोटबुक ले लेनी है और 1-2 दिन में फिर हम चीज़ों को इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। कल मुलाकात